नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 1000 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देशों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। रेलवे छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए अगले 5 दिन के दौरान 1500 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में 4 वांछित अपराधी मारे गए। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य बनाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विनियमों में बदलाव प्रस्तावित किया। अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेट और ल्यूकॉयल के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज एडिलेड में। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 1000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ को निर्देशों का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य के बीएलओ की नियुक्ति प्रक्रिया इस साल अप्रैल में शुरू हुई थी, लेकिन 1000 से अधिक बीएलओ ने 17 अक्टूबर तक कार्यभार नहीं संभाला। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर नोटिस का जवाब असंतोषजनक पाया गया तो इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य की चुनावी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इस बीच निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में जारी है। बैठक में देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालयों की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी उपस्थित थे। पिछले महीने आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण तैयारी सम्मेलन के बाद ये बैठक बुलाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कैमूर जिले की मोहनिया सीट और राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अमान्य पाया गया। पश्चिमी चंपारण जिले की वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट के लिए जनसुराज पार्टी के दृग नारायण प्रसाद का नामांकन पत्र भी अमान्य पाया गया। इन दोनों सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में मतदान होगा। रोहतास और कैमूर सहित शाहबाद क्षेत्र के कई जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। इस बीच बिहार में चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनता से लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा औरंगाबाद के गोह और वैशाली जिले के पातेपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राजभूषण चौधरी भोजपुर जिले के शाहपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के सह चुनाव प्रभारी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की ओर से चुनाव प्रचार की संयुक्त रणनीति और कार्यक्रम की आज घोषणा किए जाने की संभावना है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा है कि पूरा महागठबंधन एकजुट है और एक साथ चुनाव प्रचार किया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी का कल अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल पूरी हो गई। जिला चुनाव कार्यालय के अनुसार 17 में से 14 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र मान्य पाए गए। उधर जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बडगाम विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से केवल 10 और बडगाम से 17 नामांकन वैध पाए गए हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि कल है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के 4 दिन के दौरे पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह केरल राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम के नजदीक वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु समाधि के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। दोपहर में वे सेंट थॉमस कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। कल राष्ट्रपति ने सबरीमाला मंदिर में दर्शन किए और बाद में तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भाग लिया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के बीच असाधारण तालमेल और एकजुटता का साक्षी बना है। ये बदलती विश्व व्यवस्था और युद्ध के नए तरीकों की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित रणनीति तैयार करने के सरकार के संकल्प की भी पुष्टि करता है। रक्षा मंत्री कल नई दिल्ली में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे हाइब्रिड और असिमेट्रिकल स्वरूप ले चुके हैं और इनके थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जमीन से लेकर आउटर स्पेस तक फैले हुए हैं। ऐसे समय में ट्रेडिशनल डिफेंस आउटलुक अब पर्याप्त नहीं रह गया है। अगर हमें इन बदली परिस्थितियों का सामना करना है तो हमारी डिफेंस स्ट्रेटजीज को अधिक कोऑर्डिनेटेड, एडेप्टिव और प्री इम्प्टिव होना होगा। और हमारी सरकार ने फ्यूचर रेडी और रोबस्ट आर्म फोर्सेज के निर्माण के लिए कई बोल्ड और डिसाइसिव रिफॉर्म्स भी किए हैं और ये रिफॉर्म्स भारत की नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंश्योर करते हैं। रक्षा मंत्री आज नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संबोधन के दौरान वो व्यापक राष्ट्रीय हितों और विकसित भारत 2047 का परिदृश्य प्रस्तुत करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के भावी अभियानों और तैयारियों के बीच इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विनियमों में बदलाव प्रस्तावित किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य बनाई गई है। बदलावों में फेसबुक और यूट्यूब जैसे व्यापक प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाने का भी प्रावधान है ताकि डीप फेक और भ्रामक सूचनाओं से मिलने वाली हानि रोकी जा सके। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि डीप फेक ऑडियो, वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल भ्रामक सामग्री से भारी नुकसान हो सकता है। इससे किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है, चुनावों पर असर डाला जा सकता है और वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी विनियम 2021 में प्रस्तावित संशोधन भ्रामक सूचनाओं के स्रोत का पता लगाना और जवाबदेही तय करने का स्पष्ट कानूनी आधार उपलब्ध कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मसौदा विनियमों पर संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया मांगी है। प्रतिक्रिया अगले महीने की 6 तारीख तक itrules.consultation@mighty.gov.in पर ईमेल की जा सकती है। समाचार कक्ष से अमीषा। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर नए जीएसटी सुधार से नागरिकों को मिलने वाली मदद के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के वित्तीय बोझ कम करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर करों में कमी की है। संशोधित जीएसटी ढांचों के तहत एयर कंडीशनर और टेलीविजन पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर और इलेक्ट्रिक संचायक पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही डिशवॉशर पर जीएसटी कर 18% होने से अब ये घरों के लिए किफायती हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव विजय ने सरकार के फैसलों का स्वागत किया। जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद जो है सेल के अंदर बूस्ट आया है। एयर कंडीशनिंग के अंदर सीधा का सीधा 10%, मतलब मान के चलिए जो एयर कंडीशन 50,000 रुपए का था, 5,000 रुपए का उसके अंदर डिस्काउंट आया। बड़े साइज की जो स्क्रीन टीवी है उनके अंदर सेल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाना भारत के घरेलू विनिर्माण
तंत्र को मजबूत करने के साथ ही उपभोक्ताओं की सामर्थ्य बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। रोहन के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेलवे छठ पर्व पर अगले 5 दिनों में 1500 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां नियमित रेल सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी। रेलवे इस वर्ष छठ सहित सभी त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ी सेवा चला रहा है। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 61 दिन के दौरान देश भर में 12,000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यात्रियों ने भी त्योहारों पर बेहतर अनुभव के लिए रेलवे की विशेष व्यवस्थाओं की सराहना की है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ मंदिर और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए आज से बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट सुबह 8:30 बजे और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट दिन में 12:30 बजे बंद होंगे। देश में भी आज भाई बहन के पावन पर्व का त्योहार भैया दूज मनाया जा रहा है। इससे भाई फोटो, भाऊ बीज, भाई टीका और यम द्वितीया नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर में निंगोल चाकोबा उत्सव आज मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष मेइतेई कैलेंडर के हियांगे महीने के दूसरे दिन ये उत्सव मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं सुबह पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों के साथ फल सब्जियां लेकर अपने मैके जाती हैं, जहां भाई और अन्य परिजन उनका स्वागत करते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने आज तड़के रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग पर एक मुठभेड़ में बिहार के 4 वांछित अपराधियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर को अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये चारों गंभीर अपराधों के आरोपी थे। अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और ल्यूक ऑयल के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसका उद्देश्य यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत के लिए रूस पर दबाव बनाना है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध समाप्त करने से इनकार के बाद नए प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये तेल कंपनियां युद्ध के लिए धन उपलब्ध कराती हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज एडिलेड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 5 T20 मैच भी खेले जाएंगे। इस बीच आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद नवीन। टैरिफ से उत्पन्न चुनौती और दुनिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपनी पहली खबर बनाया है। अमर उजाला लिखता है, भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के करीब, टैरिफ 16% तक संभव। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारतीय उत्पादों पर अमेरिका घटा सकता है टैरिफ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सोना 5% टूटा। अगस्त 2020 के बाद एक दिन में सोने में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। नवभारत टाइम्स लिखता है, 5 दिन में ही 13,000 रुपए कम हुआ सोना। राजस्थान पत्रिका ने सुर्खी दी है, 4 दिन में चांदी 28,000 और सोना 7,500 रुपए लुढ़का। केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग और डीप फेक से निपटने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। वीडियो फोटो पर लिखना होगा एआई जनरेटेड। यह खबर सभी समाचार पत्रों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, एआई से फर्जीवाड़े पर रोक की तैयारी। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, हरिभूमि सहित सभी अखबारों में है। धन्यवाद देवेंद्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 1000 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देशों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। रेलवे छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए अगले 5 दिन के दौरान 1500 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में 4 वांछित अपराधी मारे गए। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य बताते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विनियमों में बदलाव प्रस्तावित किया।
अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेट और ड्यूक ऑयल के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज एडिलेड में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।